पिछले कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया बाढ़ की खबरों से पट चुका है। पानी के प्रवाह और उसके कहर की ऐसी ऐसी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं जो किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी हैं। इन तमाम तस्वीरों और वीडियो के साथ साथ बहुत सारी चर्चाएं भी चल रही हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये पानी चीन से आ रहा है, नेपाल में तबाही मचा रहा है और अब ये भारत में जाएगा। लोगों के मन में आशंका पैदा हुई, क्या चीन जानबूझकर नेपाल और भारत में बाढ़ जैसी स्थिति बना रहा है? इसी बीच खबरें आने लगी कि नेपाल में बहुत सारे भारतीय फंसे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के भी नेपाल में फंसे हुए की खबर सामने आई। अब चूंकि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम किसी भी मुद्दे को जड़ तक समझने का प्रयास करते हैं, मूल तक पहुंचने की बात करते हैं और उसका असर आप पर क्या होगा या हो रहा है उस पर भी बात करते हैं। तो चलिए इस बाढ़ संकट को लेकर भी समझते हैं कि नेपाल में अब तक क्या क्या हुआ, असल में इतना पानी कहां से आया, इसमें चीन का भी कोई रोल है क्या, आखिर ये बाढ़ सामान्य बाढ़ से ज्यादा विनाशकारी क्यों साबित हुई है और आगे और कितना बड़ा संकट आने की संभावना है। नेपाल में अब तक कितनी तबाही हुई, कितनी मौतें हुई, कितने भारतीय लापता बताए जा रहे हैं, भारत में यह तबाही कौन कौन से नुकसान पहुंचा सकती है और उसका असर उन लोगों तक भी कैसे पहुंच सकता है जहां तक बाढ़ नहीं पहुंच सकती। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये जो बाढ़ आई है, चर्चा हो रही है कि इसकी दूसरी वेव भी आ सकती है। इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए हम और आप किस तरह से जिम्मेदार हैं उस पर भी बात करेंगे, क्या सीखना है उस पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि धन और भौतिकता के लोभी लोग प्रकृति से कभी कुछ सीख नहीं पाते और उसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता है। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। अपनी स्क्रीन पर बाढ़ की इन तस्वीरों को देखते जाइए और अंदाजा लगाइए, ध्यान से हर एक बात को सुनते जाइए। सबसे पहले तो ये समझिए कि इस बाढ़ का कारण अब तक क्या मिला है और कैसे यह अंतरराष्ट्रीय आपदा के रूप में आई है। दरअसल 26 अगस्त की सुबह नेपाल चीन बॉर्डर के पास तिब्बत के केरंग और नेपाल के रसुआ क्षेत्र में अचानक बर्फ की चट्टानें, कचरा, पत्थरों के टुकड़े और पानी का सैलाब आ गया। आपको बता दें कि शुरुआती खबरों में कहा गया कि यह 4.4 तीव्रता का भूकंप है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के जियोलॉजिकल सर्वे के बाद पता चला कि वास्तव में यह जो तथाकथित भूकंप पैदा हुआ, यह ग्लेशियल रॉक और बर्फ के विशाल टकराव से पैदा हुई ऊर्जा थी। यानी यह सामान्य टेक्टोनिक अर्थक्वेक नहीं था, यानी धरती के भीतर जो प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं उससे जो आपदा पैदा होती है, भूकंप पैदा होता है, ये वो भूकंप नहीं था। बताया गया है कि बहुत ऊंचाई पर ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा टूटा और करीब 1200 मीटर नीचे घाटी में जाकर गिरा। इसके बाद बर्फ, पहाड़ों का कचरा और पानी की जबरदस्त लहरें बहुत मजबूत वेव के रूप में बनी और भोटेकोसी यानी त्रिशूल नदी सिस्टम में जाकर बड़े बाढ़ के रूप में सामने आया। सैटेलाइट से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें यह भी बताया गया है कि लगभग 5200 मीटर ऊंचाई पर ग्लेशियर का हिस्सा टूटा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 5200 मीटर ऊंचाई पर ग्लेशियर का हिस्सा टूटा है। आप सोचिए कि यह कितनी भयावह दुर्घटना है। अब समझने वाली बात यह है कि यह सामान्य बाढ़ से इतनी ज्यादा विनाशकारी क्यों थी। तो विनाशकारी इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ पानी नहीं था, इसमें बर्फ है, मिट्टी है, बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर है, पेड़ हैं, लकड़ियां हैं, जंगल और पहाड़ों के तमाम तरह के कचरे हैं और ये सब मिलकर एक साथ बहुत तेजी से नीचे की तरफ बढ़ा है। खबरों के अनुसार कल सुबह 9 बजे पानी अचानक बढ़ा और कुछ जगहों पर आधे घंटे में ही नदी लगभग 9 मीटर तक पहुंच गई, यानी नदी की ऊंचाई 9 मीटर हो गई, 9 मीटर से ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब समझिए कि कम से कम 30 फुट, यानी आप अगर 3 मंजिला मकान में रहते हैं तो वो तीनों मंजिल डूब जाएं। आधे घंटे के भीतर नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया। यही कारण है कि लोगों को भागने का, निकलने का समय बहुत कम मिला। अभी चर्चा बार बार ये हो रही है कि क्या चीन ने जानबूझकर किसी डैम से पानी छोड़ दिया, क्या उसने जानबूझकर भारत और नेपाल जैसे देशों के लिए संकट पैदा किया। तो आपको बता दें कि अब तक किसी भी विश्वसनीय सूत्र से यह पता नहीं चला है कि चीन की तरफ से ऐसा कुछ किया गया है। किसी ने भी भरोसेमंद दावा नहीं किया है कि चीन ने कोई अपनी तरफ से पानी छोड़कर नेपाल में बाढ़ लाया हो। यानी इस तरह के दावे जो अब तक चल रहे हैं उन्हें हवाई ही मानकर चलिए। और यूएस ने जो बताया है वो ये है कि ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा टूटा है। वैसे एक बात और बता दें, ये जो दुर्घटना हुई है, जो तबाही आई है, इसका अपस्ट्रीम इलाका तिब्बत में है, यानी चीन में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहां भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। चीन खुद भी इस आपदा का पीड़ित बताया जा रहा है। कहा गया है कि 558 से ज्यादा लोग चीन में भी गायब हैं और इसमें 260 विदेशी नागरिक हैं। अब ये समझिए कि नेपाल में कितनी बड़ी तबाही आई है। आज सुबह जो खबरें आई उनमें बताया गया कि कम से कम 162 लोगों की मौत नेपाल में हो चुकी है अब तक, और ये संख्या काफी आगे तक जा सकती है, यानी बहुत बड़ी हो सकती है। नेपाल का जो टूरिज्म ऑफिशियल है उसके अनुसार लगभग 580 टूरिस्ट मिसिंग बताए गए हैं, जिनमें
400 से ज़्यादा विदेशी थे। नेपाल और तिब्बत दोनों को मिलाकर अलग अलग एजेंसीज ने जो लापता लोगों की जानकारी दी है वो 1000 के ऊपर हो चुकी है। नेपाल में 19 से ज़्यादा पुल टूट चुके हैं, करीब 40 किलोमीटर सड़कें प्रभावित हुई हैं, कई हाइड्रो पावर वर्कर्स संपर्क से बाहर हैं, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क बड़े स्तर पर टूटा है। अब जरा भारतीयों का हाल भी सुनिए। 27 अगस्त की सुबह तक नेपाल टूरिज्म ऑफिशियल के हवाले से जो खबर मिली उसमें बताया गया कि 133 भारतीय नागरिक लापता हैं। बहुत से लोग कैलाश मानसरोवर गए हुए थे और इनमें अलग अलग ग्रुप सामने आए हैं। बताया गया कि तमिलनाडु राज्य से 57 लोग गए थे, 20 का पता चल गया, 37 के बारे में जानकारी नहीं मिली। पश्चिम बंगाल से 32 लोग गए थे, इसके बाद से उनसे संपर्क टूटा हुआ है। ईसा फाउंडेशन ने कहा है कि उनके 77 सदस्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में थे लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। इसके अलावा ईसा फाउंडेशन के मुखिया सदगुरु का कहना है कि 495 लोग सुरक्षित वापस आ चुके हैं। भारतीय यात्रियों के लिए बहुत सारे टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। अब जरा ये समझते हैं कि नेपाल की बाढ़ भारत तक कैसे पहुंच सकती है। तो इसका सबसे आसान रास्ता है नदी का रास्ता। तिब्बत में त्रिशूल नदी, फिर नारायणी और भारत में गंडक, और इसी नदी के रास्ते ये बाढ़ यूपी बिहार तक पहुंच सकता है। बिहार इस मामले में सबसे ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि गंडक नेपाल से निकलकर सबसे पहले वेस्ट चंपारण वाल्मीकि नगर क्षेत्र में आती है। बताया गया है कि बिहार सरकार ने प्रशासनिक तौर पर वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 गेट खोल दिए हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 3 मीटर यदि आधे घंटे में नदी का जलस्तर बढ़ गया तो क्या ऐसा ही भारत में भी हो सकता है, बिहार और यूपी में भी हो सकता है? तो समझिए कि बाढ़ जैसी आपदा शुरुआती क्षेत्र में ज्यादा प्रभावित होती है, जैसे जैसे बाढ़ आगे बढ़ती है उसकी ताकत कम होती है। इसलिए यहाँ भी आधे घंटे में 3 मीटर चढ़ जाएगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन संकट छोटा नहीं है, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, सेवहार जैसे जिले प्रभाव में आ सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जैसे इलाकों में हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ महाराजगंज और कुशीनगर जैसे जिले बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं, यानी यूपी में भी अलर्ट जरूरी है। हालांकि पैनिक उतना बड़ा नहीं हो सकता। जिसके कारण जो गंडक नदी उसके जल स्तर में वृद्धि होने की संभावना है। इसको देखते हुए हम लोगों ने अपनी पूरी टीम को एक्टिवेट कर दिया है। सभी अंचलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इंजीनियरिंग टीम जो फ्लड कंट्रोल की है उनको भी तटबंध पे पूरे 24 आवर पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया है और वो कर रहे हैं। तटबंध पूरी तरीके से सुरक्षित है। अभी जो लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हुई है कि 1.5 लाख क्यूसेक वाल्मीकि नगर बराज है वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। तो अभी इमीडिएट कोई पैनिक करने का कारण नहीं है, लेकिन हम लोग अलर्ट रहे। हम लोग लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं माइकिंग करके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और हम लोगों ने अपील किया है कि विशेष करके वृद्धजन, बच्चे, गर्भवती महिलाएं ये ऊंचे स्थल पे चले जाएं, जानवरों को खुला ना छोड़ें, बेवजह वैसी जगहों में लोग ना जाएं। अब समझने वाली बात यह है कि बाढ़ के इस कहर से कौन कौन से नुकसान भारत को हो सकते हैं। अगर बाढ़ का ये फ्लो अनुमान से बहुत ज़्यादा निकला और दूसरी वेव आई जिसकी आशंका है और उसी के साथ बारिश हो गई तो फिर कई बड़े खतरे भारत के लिए हैं। तमाम निचले इलाके पानी में डूब सकते हैं। जो तटबंध हैं अगर उन पर ज़्यादा दबाव हुआ तो वहाँ भी खतरा पैदा हो सकता है। खेती को खासा नुकसान होने की आशंका है, जैसे धान, मक्का, गन्ना, सब्जियाँ, पशुओं का चारा, इन सब पर संकट आ सकता है। वैसे बाढ़ जैसी स्थिति में सबसे खराब हाल पशुओं का हो जाता है। जब इंसानों का ठिकाना नहीं होगा तो वो अपने पालतू पशुओं का ख्याल कहां से रखेंगे। ग्रामीण परिवारों में गाय, भैंस, बकरी, मुर्गियां ये बहुतों की पूंजी होती है, मगर जब बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो पहले इंसानों को बचाया जाता है। जानवर बेचारे खुद तो मरते ही हैं, इंसानों की पूंजी भी चली जाती है। बाढ़ के बाद की स्थिति भी बहुत सारी समस्याएं लेकर आती है। गाँव में ज्यादातर हैंडपंप का पानी पिया जाता है, वो पानी काफी दिनों तक दूषित होने का खतरा होता है। पीने के पानी की कमी आ जाती है। डायरिया से लेकर तमाम तरह के चर्म रोग और मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां सामने आती हैं। तो कुल मिलाकर यदि बड़े स्तर पर खेती बर्बाद होगी तो प्रोडक्शन घटेगा तो इसका असर पूरे देश पर होगा और दुनिया पर भी हो सकता है थोड़ा बहुत। कितना होगा इसका अंदाजा अभी तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जितना बड़ा नुकसान बाढ़ से आने वाले वक्त में होगा उतना बड़ा झटका देश को मिलता रहेगा। ये चर्चा भी हो रही है कि क्या ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। अब सीधे सीधे एक मुफ्त क्लाइमेट चेंज को ही सीधे जिम्मेदार ठहरा देना तो थोड़ा सा मुश्किल है। अभी कोई विश्वसनीय तथ्य इस तरह के सामने नहीं आए हैं कि तुरंत उसको कह दिया जाए, लेकिन रॉयटर्स ने लिखा है कि नेपाल ने पिछले 3 दशक में अपने ग्लेशियर का लगभग 1/3 हिस्सा खो दिया है और पिछले 10 साल में ग्लेशियर के पिघलने का रेट बहुत तेज हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्म होते ग्लेशियर आसपास के चट्टानों को प्रभावित करते हैं, उन्हें डिस्टेबलाइज करते हैं। अब ग्लेशियर गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि धरती का तापमान बढ़ रहा है। तापमान क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी आपकी भूख खुद को ही खा लेना चाहती है। विकास के नाम पर लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, मगर फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आंखों के सामने हमारे
हमारी मौत का सामान तैयार किया जा रहा है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इस तरह से फर्क नहीं पड़ता है तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। करता कोई और है, भरता कोई और है। पता लगाइए कि पिछले 2-3 दशक में ही भारत के भीतर कितने धन्ना सेठों ने, व्यापारियों ने, पूंजीपतियों ने सरकारों के साथ मिलकर, नेताओं के साथ साठगांठ करके, लेन देन करके कितना सारा जंगल देश का काट दिया, पेड़ काट दिए। और खुद से पूछिए कि आपने इन सब के खिलाफ कितनी बार आवाज उठाया। एक बार फिर से वर्तमान बाढ़ की जो तस्वीरें और वीडियो आ रही हैं, इन्हें देखिए, हो सके तो महसूस करिए, जंगल बचाइए, प्रकृति को बचाइए, वरना हमको आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आदरणीय जनसमुदायहरू, भोटेकोशी नदीको थुलिएको भूभाग अझै पनि थुलिएकै छ भनेर चीन तर्फबाट सूचना प्राप्त भएको छ। अहिले त्यही मान्छे आउँदैछ, हेर्दा गर्नु आइसक्यो, एकजनाको रेस्क्यु भइसक्यो। यही मान्छे रेस्क्यु